तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक है। एक क्वेश्चन के थ्रू उसको और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन सारे बोर्ड के ही हैं। ये CBSE 2014 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 7 और ये हमें बताता है कि कुमार गौरव दो पार्टनर्स हैं और वो पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो देखिए यहाँ पर जो रेशियो बताई है वो कैपिटल के बीच में बताई है कि जिस वे में वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसी वे में वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। क्योंकि 0 से 0 कैंसिल कर दूं तो 15 और 10 आता है, और जब 15 और 10 को मैं आगे लेके चलता हूँ तो वो 3:2 की रेशियो आती है। तो सबसे पहले रेशियो ही कैलकुलेट करनी थी जो 3:2 है। अब कहा गया कि 31 मार्च 2013 को ये उनकी बैलेंस शीट है और ऑन द अबव डेट फर्म वाज डिसॉल्व्ड, फर्म का डिसोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन में जो हमें कहा गया है अभी हम उतना ही काम कर रहे हैं और उतना ही करना चाहिए। जब पेपर आए तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को बोला है तो सिर्फ हम रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाएंगे, बाकी कुछ और नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। तो हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे बनाते हैं वो इस क्वेश्चन के थ्रू हम और कंफर्म करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम जब भी बनाएं सबसे पहला काम होता है हमें ये जो हमारी पूरी बैलेंस शीट है उसमें से जो आइटम रियलाइजेशन में जाने के हैं, मतलब कि जो अकाउंट क्लोज होने के हैं वो सारे मैं क्लोज कर दूं। तो शुरुआत जो हम करते हैं वो अपनी लायबिलिटी साइड से करते हैं। लायबिलिटी साइड के हर एक के क्रेडिट बैलेंस होंगे। तो अगर जनरल एंट्री की बात की जाए तो ये सब डेबिट में जाकर क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। और जब ये अकाउंट डेबिट में जाएंगे तो क्रेडिट में कौन सा अकाउंट आएगा, रियलाइजेशन। अब जब रियलाइजेशन क्रेडिट में है तो जितनी भी चीजें आएंगी लायबिलिटी साइड से वो क्रेडिट में ही आएंगी। तो अब क्या क्या डाल सकते हैं, थर्ड पार्टी सारा डालना है, क्रेडिटर डालेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं आएगा क्योंकि ये पार्टनर से बिलोंग करता है। कुमार्स करंट अकाउंट, अब कुमार पार्टनर है और करंट अकाउंट गिवन है तो ऑब्वियसली ये वो भी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो भी इंटरनल लायबिलिटी होगी। ऐसे ही कुमार के कैपिटल अकाउंट और गौरव के कैपिटल अकाउंट भी यहाँ नहीं आएंगे। तो क्या चीज बची जो आएगी, सिर्फ थर्ड पार्टी से बिलोंग जो करती है वो है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर में ट्रांसफर कर दूंगा सबसे पहले। तो मेरी जो लायबिलिटी में से आ सकता था जिनको मुझे क्लोज करना था वो एक ही आइटम थी, वो मैंने लिख दी। अब हम अपनी एसेट साइड को क्लोज करते हैं। एसेट में बैंक नहीं आएगा क्योंकि बैंक सीधा बैंक अकाउंट में जाता है। ऐसे ही गौरव करंट अकाउंट भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी एक तरीके से इंटरनल है। तो ये जो फर्म की एसेट है ये इंटरनल एसेट है तो ये वहीं से ही एडजस्ट होगी। अब तीन चीजें बचती हैं, वो तीनों चीजें यहाँ पर आएंगी। अब चाहो तो आप एक साथ लिख लो और चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सन्ड्री एसेट्स, और उस सन्ड्री एसेट्स में डेटर्स, स्टॉक और मशीनरी आएंगे। तो ये तीन आइटम्स आएंगी हमारी जो हम एसेट साइड से ट्रांसफर करेंगे। तो अब इनके अमाउंट लिखते हैं सो दैट कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो डेटर का अमाउंट है 1,70,000, 34 and 79 स्टॉक और मशीनरी है। तो यहां जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये 2,83,000 आ जाएगा। तो डिसोल्यूशन पढ़कर हमें ये समझ में आया कि हमें इतना काम करना है। अब हम जो एडजस्टमेंट हैं उनको देखते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट है हमारी कि कुमार टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक। देखिए स्टॉक कितने का है, 34, इसका 50%। तो अगर 34 का 50% हम निकालते हैं तो वो 17 आता है। तो कुमार ने 17,000 को लिया है पर 10% लेस वैल्यू पर लिया है। तो आप इसमें से 10% लेस कर देंगे
तो जब हम इसको लेस करते हैं तो ये 15,300 आता है। इतने में कुमार ने टुक ओवर कर लिया क्या, स्टॉक। जब एसेट इस तरफ से क्लोज हुई है तो सेल उनकी इस तरफ से होगी, या दूसरे तरीके से हम कहें तो अगर जनरल एंट्री की बात करें तो कुमार का कैपिटल अकाउंट हमें डेबिट करना पड़ेगा जब भी वो कोई एसेट लेगा। कोई भी पार्टनर अगर कुछ लेता है तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, एसेट की बात हम कर रहे हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसलिए रियलाइजेशन के हम क्रेडिट में लिख रहे हैं। ऐसे ही कोई भी एसेट अगर बिकेगी तो भी यही प्रोसीजर होगा, बस बाय बैंक या कैश आएगा। तो इसलिए एसेट को जब भी रियलाइज किया जाएगा तो वो इस तरफ से किया जाएगा अगर हम डायरेक्ट अकाउंट की बात करते हैं। तो अब यहां लिख देते हैं हम कुमार कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देंगे स्टॉक, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि कुमार का कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ है। बाकी के बारे में बताया स्टॉक का कि जो रिमेनिंग स्टॉक है वो बेचा गया है 10,000 में। तो कितने का था ये हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर करता है कि हमने उसको बेच दिया। अब क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट दिया हुआ है तो हम यहाँ बैंक अकाउंट लिखेंगे और उस बैंक अकाउंट में हम स्टॉक के नाम से 10,000 शो कर देंगे। बाकी भी कोई चीज बिकेगी तो हम यहीं पर डाल देंगे। और अगर नेक्स्ट पढ़ें तो कहा कि डेटर रियलाइज करते हैं 5% डिस्काउंट पर, तो इनका भी पैसा मेरे पास आ रहा है तो मैं ये भी यहीं डाल रहा हूं बैंक में ही। 5% कम कर दो, देखो डेटर कितने के हैं, 1,70,000 के, तो 10% 17,000 होता है, 5% जो होता है वो 8,500 होता है। तो 8,500 का आप क्या दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, तो इसका मतलब कितने में बेच रहे हो आप, 1,61,500 में। तो इतने में रियलाइज कर लिया हमने डेटर्स को। अब हम थर्ड एडजस्टमेंट पर चलते हैं। अब कहा गया कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, मतलब कि वो यहां पे रिकॉर्ड है ही नहीं, और उसको मैंने 9,000 में बेचा है, और जो मशीनरी है वो भी अनरिकॉर्डेड, मशीनरी को 18,000 में बेचा। तो मशीनरी से तो देखो उन्होंने खुद बता दिया कि मशीन कितने में बिकी, तो जितने में बिक रही है उतना लिख देते हैं हम 18,000। और जो वो अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको भी यहां पर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एंट्री यही होती है कि बैंक टू रियलाइजेशन, तो यहां पर आप लिखोगे अनरिकॉर्डेड एसेट, और इस अनरिकॉर्डेड एसेट से 9,000 आप रियलाइज कर रहे हो। एंट्री एक ही बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सब के लिए जितनी भी चीजें हमने यहां लिखी। अब मैं इसका टोटल बाहर लिख दूंगा। इतना मुझे क्यों लिख रहा हूं मैं टोटल अभी, आगे की एंट्री बिना पढ़े, क्योंकि 3 चीजें थी, तीनों चीजें बिक चुकी हैं। तो मुझे पता है कि अब अगली एडजस्टमेंट में कम से कम एसेट से रिलेटेड तो कुछ नहीं आने वाला, तो इसलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो 198,500 मुझे रियलाइज हुए, साथ ही साथ कुमार ने भी 15,300 का स्टॉक लिया। ये एसेट से रियलाइज होता है। अब कहा गया कि क्रेडिटर को पूरा अमाउंट दे दो, कितना है 80 की पेमेंट कर दो। तो आप फिर एंट्री करोगे, अगर जनरल एंट्री की बात की जाए तो होनी चाहिए रियलाइजेशन टू बैंक, तो उस हिसाब से ही हम यहां पर लिख रहे हैं। और ये क्रेडिटर्स की पेमेंट है 80,000, अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि एक एडजस्टमेंट और है और वो भी लायबिलिटी से संबंधित ही है। तो वो क्या है, देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर अमाउंटिंग टू ₹14,000 वाज सेटल्ड एट ₹12,000। तो मेरे को 14,000 से कोई लेना देना नहीं है, सेटलमेंट कितने से हुई है उससे मतलब है, कितना है 12,000। तो आप यहां लिख दोगे आउटस्टैंडिंग बिल, जितने में सेटल किया वो लिख दो, कितने का था उससे मतलब नहीं है, सेटलमेंट कितने से हुई उतनी है। ये भी एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, क्योंकि लायबिलिटी अगर देखें तो सिर्फ एक ही थी, क्रेडिटर। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे नॉर्मल लायबिलिटी को किया जाता है, बस उनके क्लोजिंग नहीं होती। तो
तो अब यहां से अगर हम इसको भी अमाउंट को बाहर डाल दें तो मेरा बैंक से कितने की पेमेंट हुई है वो भी पता चल जाता है। तो रियलाइजेशन से संबंधित जो भी एंट्री थी वो हमने यहां डाल दी। अब हमें देखना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो देखिए दिख तो लॉस ही रहा है क्योंकि 198 और 283 इतना बड़ा डिफरेंस है कि इसको कवर कर पाना ही मुश्किल है। तो इसलिए हम पहले ये साइड क्लोज करते हैं। $3,75,000 ये हम यहां लिख देंगे और फिर अपना लॉस निकालकर उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर कौन कौन है? कुमार। देखिए अब करंट अकाउंट गिवन है तो आपको ये अमाउंट कहां ट्रांसफर करना चाहिए? करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में बाद में ट्रांसफर होंगे करंट अकाउंट के थ्रू। तो अभी मैं कहां ट्रांसफर करूंगा? करंट अकाउंट में, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है इसीलिए दोनों के करंट अकाउंट गिवन है। तो हम इस लॉस को भी पहले कहां ट्रांसफर करेंगे? करंट अकाउंट में। फिर हमें करंट अकाउंट बनाकर उनको क्लोज करना था, फिर कैपिटल को, पर वो काम इस क्वेश्चन में हमसे पूछा नहीं था तो इसलिए हम उसको करेंगे नहीं। अभी सिर्फ हम लॉस निकालकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 81,200 का मेरा लॉस आ जाता है। वो लॉस 3:2 की रेशो में दोनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। जब 3:2 की रेशो में हम निकालेंगे तो ये अमाउंट आ जाएंगे इनके लॉसेस के। इस क्वेश्चन में इतना ही कहा गया था। ये 4 नंबर के आसपास का कहीं क्वेश्चन है। तो 4 मार्क्स में हमसे रियलाइजेशन अकाउंट पूछा गया था। तो इस तरीके से हम रियलाइजेशन अकाउंट को बनाएंगे। पहले अपनी थर्ड पार्टी और जितनी एसेट्स हैं उन सबको यहां पर डालकर क्लोज किया जाता है, फिर एडजस्टमेंट पढ़कर उसको काम किया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। तो एक क्वेश्चन और मैंने आपके सामने कैसे डिसोल्यूशन होती है और कैसे उसमें रियलाइजेशन बनता है उस क्वेश्चन को कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपके सामने डिसोल्यूशन का कुछ और लेके आएंगे सो दैट आप उसको और क्लियर कर पाएं कंसेप्ट को। अभी के लिए थैंक यू।